एक बार ये कहा गया था कि खबर हर कीमत पर, एक नारा था। वैसे ही क्या मोदी को हटाना है हर कीमत पर, इस नारे के तहत सारे अपने लोग विचार मतभेद सब भूल भाल के एक हो जाएंगे, जिसका प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं। जैसे अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि 1971 वाला उदाहरण दे रहे थे कि वहाँ सब लोग चूंकि कांग्रेस के अपोजिशन में थे इसलिए, पर यहाँ तो बहुत सारे लोग उनके साथ काम कर चुके हैं करंट गवर्नमेंट के साथ। लेकिन चूंकि इस समय सबका जो कॉमन प्रॉब्लम है वो बीजेपी सरकार है, तो उसको हटाने के लिए हर कीमत पर कुछ भी त्याग करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम मोदी को हटाएंगे। ऐसा संभव है क्या? सर अनम्यूट करिए, आशुतोष जी अनम्यूट करिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से अवसरवादी गठबंधन है जैसे 1967 में, जैसे 1977 में, जैसे 1989 में जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टियां और कम्युनिस्टों ने अवसरवादिता की थी। तब उनका एकमात्र ध्येय था इंदिरा गांधी को हटाना और राजीव गांधी को हटाना। उस वक्त उनकी विचारधारा कहां थी, किस विचारधारा की बात कर रहे थे, और क्या उससे बड़ी अवसरवादिता हो सकती है कि जो समाजवादी पार्टी और जो कम्युनिस्ट पार्टियां जनसंघ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को सुबह से शाम तक दंगाई पार्टी कहते थे, सांप्रदायिक पार्टियां कहते थे, वो एक आ गए थे। तब क्या बीजेपी की विचारधारा और कम्युनिस्ट की विचारधारा एक हो गई थी? तो राजनीति में हमें यह समझना चाहिए कि जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत पावरफुल हो जाती है अखिल भारतीय स्तर पर और वो दूसरी पार्टियों के लिए खतरा बन जाती है, तब बाकी की छोटी पार्टियां एकजुट होती हैं, और जब जब छोटी पार्टियां एकजुट होती हैं तब तब जो प्रमुख पार्टी है उसको नुकसान होता है। यह इतिहास कहता है। 1967 में जब कांग्रेस के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, तब 9 राज्यों के अंदर विधानसभाओं में उनकी सरकारें बनी थी संयुक्त विपक्ष की। 77 में तो पार्टी ही हार गई और 89 में भी एग्जैक्टली वही चीजें हुई। तो जो लोग ये थियरी देते हैं कि जब विपक्ष एकजुट होता है तो वोटों का ट्रांसफर नहीं होता है, वो अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव भी बढ़ता है आगे। अब लेकिन इतिहास से सबक लेने के अलावा एक दूसरी चीज है कि आज की तारीख में 89, 77 और 67 का विपक्षी एकता नहीं है, क्योंकि उन दिनों समाजवादी पार्टी और जनसंघ ये लगभग 1 दर्जन राज्यों के अंदर वो उनका वोट शेयर था। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, आप गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, जहां समाजवादी पार्टी और जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था। अब वो जमाना नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बहुत पावरफुल है, बीजेपी के मुकाबले पावरफुल इन द सेंस कि बहुत प्रमुख पार्टी है, 35% वोट उसके पास है। आप बंगाल जाएंगे तो वहां पे ममता बनर्जी है, आप तेलंगाना जाएंगे तो टीआरएस है वहां पे। इसी तरीके से आप जब वहां जाते हैं तमिलनाडु के अंदर तो डीएमके बहुत पावरफुल, केरला में जाते हो समाजवाद, तो वो वहां दोनों पार्टियां लगभग बराबर की स्थिति में। तो आज की तारीख में गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको क्यों ये बात क्या? और जब जब पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स होती है तब तक जो सत्ता में बैठी हुई पावरफुल पार्टी होती है उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स परसेप्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, सच्चाई पीछे हो जाती है। तो आज की तारीख में अगर यह सहमति बन जाए कि सारे विपक्षी दल एक हैं, वो एकजुटता के साथ जो है वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि 10% वोट इधर से उधर स्विंग हो जाता है। वो जो 3-4% जो वोटर होता है, जो फ्रिंज पर बैठा होता है, उसके मन में अगर ये आ जाए कि मैं बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन क्या करूं, ये तो इकट्ठे है नहीं, तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई कुछ गठबंधन हो नहीं सकता है, तो लिहाजा मन मार के या तो घर बैठ जाता है या फिर बीजेपी को वोट देता है। वो स्विंग वोटर चाहिए। आप कर्नाटक का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। कर्नाटक के अंदर विधानसभा के चुनाव में जनता दल सेकुलर कंसिस्टेंटली 20% वोट लेकर आता है, लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उसका वोट शेयर 7 से 10% घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनता दल सेकुलर के बारे में पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों की राय है कि यार ये तो कभी भी इनका ये तो राष्ट्रीय इनकी कोई भूमिका हो नहीं सकती।
दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जहां आम आदमी पार्टी को 55%, 56% वोट मिलता है, 70 में से 67 और 62 सीटें मिलती हैं। वहां पार्लियामेंट के चुनाव में 2019 में आम आदमी पार्टी 18% वोट लेके तीसरे नंबर की पार्टी होती है, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी होती। यह फर्क हमें समझना पड़ेगा। अगर यह एहसास हो जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन के हिस्से हैं और इनका आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तब ये प्रॉब्लम जनता दल सेकुलर के पास भी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स तो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर यहाँ पे फिर उनको एक चेहरे की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक तो गाड़ी आप ठीक नहीं, सुनिए 2004 का उदाहरण देंगे, मुझे पता है आप, लेकिन यहाँ तक तो आप ठीक ले आए गाड़ी कि जब उनको ये भरोसा हो जाए कि इस क्लब से कोई आदमी जा सकता है वहाँ, तो वो जिता देंगे उसको। लेकिन उनके मन में ये भी तो आएगा ना कि जनता दल सेकुलर वाला बनेगा पीएम या कांग्रेस वाला बनेगा, चेहरा भी तो चाहिए फिर। हाँ, तो कर्नाटक के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछना चाहिए कि आपको आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। नहीं, यहाँ पीएम की बात हो रही सर, आप राजवाला नहीं कर रहे हैं। ना, ये भाई चुनाव ही तो हो रहा है ना, आपको चुनाव करना है कि ये नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किया था सपा बसपा ने, उससे बड़ा कोई होगा क्या कि यहाँ पर 60% वोट का एकजुट हो गए तो क्या ध्वस्त हो गए वो? तो वहां तो दिमाग में रहा होगा ना कि अगर 75 सीटें मिलकर सपा बसपा जीत लें तो मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। क्यों नहीं सोचा लोगों ने? हम ये भूल जाते हैं कि 10 सीटों का नुकसान हुआ था 2019 उत्तर प्रदेश के अंदर, और 10 नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भयंकर तरीके से जीते, 60 सीट लेकर आए, 62 और सिर्फ 20 सीटें मैं कह रहा हूं 60 सीटें बीजेपी लेकर आए, और विपक्षी दल के पास 20 सीटें खाली मिल जाए, बस सिर्फ 20 सीटें। तो और इसी तरीके से हर राज्य के अंदर 2-3 सीटों का नुकसान होने लगे। अभी ऑटोमेटिकली देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की को बहुमत का आंकड़ा पाने में दिक्कत पैदा नहीं तो जो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि 100 नहीं पार पाए, तो मैं तो ये जानना चाहता कि वो 100 भी कहां मिलेंगी? अगर ये फार्मूला फिट हो गया तो 100 भी नहीं मिलेंगे ना फिर तो। अब ये तो नीतीश कुमार है और तिवारी जी हैं, इनको तो पॉलिटिक्स करनी, जाहिर सी बात है, वैसी बात है कि हम थोड़ी यहां बैठ के कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को 100 से कम सीटें मिलेंगी। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत सकती है। लेकिन अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आए और आपस में एका कर ले और बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 कैंडिडेट अगर उतर जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी बहुमत का आंकड़ा लाने, इससे कोई दो राय नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको इस बात को लेकर चिंतन है, परेशानी है, चिंतित है कि कहीं एकजुट ना हो जाए और 1-to-1 कंटेस्ट ना हो जाए। जी संजय सिंह सर, 2019 का जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो एक नैरेटिव बहुत जोर शोर से चला था, क्योंकि तब भी मैं अड्डा करता ही था, मतलब अब तो बहुत लंबा समय हो गया मुझे इस तरह डिस्कशन करते हुए, और पॉलिटिक्स तो मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तब लोगों ने गडकरी जी का नाम उछालना शुरू कर दिया था और ये कहा था कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि 150-200 सीटें ही आ पाई तो गडकरी जी के नाम पर जुटाया जा सकता है बहुमत, और बहुत स्ट्रांग नैरेटिव्स ये बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन परिणाम उसके बहुत उलट आए। खैर ये किसी का व्यू हो सकता है, मैं तो सवाल के संदर्भ के में जिससे पूछा था। ये जो इस समय एक कोशिश हो रही है उसमें पवार जी की एक अलग अपनी भूमिका है, वो बीआरएस जो तेलंगाना वाले उनकी अपनी अलग एक भूमिका है, उड़ीसा की भी अपनी एक भूमिका है, वाईएसआर की भी एक भूमिका है। आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा खेल अभी शुरू हुआ है, जिसमें कि अब ममता केजरीवाल जी और अखिलेश जी कम से कम मुलाकात तो हुई? देखिए नीरज जी, इसमें कई